एंड वेलकम टू एवरग्रीन स्टडी। तो आज की वीडियो में हम यूएनओ को डिस्कस करने वाले हैं। यूएनओ क्या है? तो सबसे पहले मैं इसकी फुल फॉर्म बता देती हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसे और ज्यादा ब्रीफली जानने के लिए हम इस वीडियो को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यूएनओ जानने से पहले आपको लीग ऑफ नेशन के बारे में पता होना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन क्या था। आपको पता ही है 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, जिसके बीच में क्या है, बहुत सारी जन और धन की हानि होती है, जिसमें कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम विड्रो वेल्सन, वो क्या सोचते हैं, हम कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना बनाए जिससे कि हम ट्रेड करेंगे किसी देश अदर कंट्रीज के साथ, या फिर हम कोई वार्तालाप करेंगे जिसमें कि जो झगड़ा होने के चांसेस है वो कम रह जाएंगे। जिसके बाद 1919 को क्या है, पीस ऑफ कॉन्फ्रेंस पेरिस के अंदर होती है, जिसमें लीग ऑफ नेशन की बात कही जाती है कि हम लीग ऑफ नेशन बनाएंगे। जिसके बाद 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन बनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। जिसके अंदर ये था कि जो सभी देश हैं अंतरराष्ट्रीय रूप में शांति और सुरक्षा बनी रहेगी। लेकिन ये असफल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मोटिव क्या था, शांति और सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन 1939 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है, जिसके बाद क्या होता है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। जिसके बाद आता है यूएनओ। यूएनओ अब देखते हैं क्या होता है। तो यूएनओ मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया। 24 अक्टूबर 1945 को ये बनकर तैयार हो गया था। यूएनओ का जो चार्टर है, जिस प्रकार हमारे यहाँ संविधान होता है कानूनों का, उसी प्रकार यूएनओ में चार्टर है। चार्टर क्या है, जैसे कि चार्टर कानून होते हैं, उसी प्रकार यूएनओ के 6 अंग है, वही 6 अंगों का जो काम है चार्टर में लिखा गया है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ये काम करेगी, ये करेगी। तो यूएनओ का जो चार्टर होता है सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में बनकर तैयार हो जाता है। जो यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ होता है, तो यूएनओ का हेडक्वार्टर होता है न्यूयॉर्क में। जो स्टार्टिंग के मेंबर्स होते हैं यूएनओ में 51 होते हैं, और उनमें से एक प्रारंभिक सदस्य भारत भी था। तो अब के समय में देखें तो यूएनओ के कितने सदस्य हैं, तो अब के टाइम में देखें तो 193 है, जिससे कि हम यूएनओ की कामयाबी के बारे में देख सकते हैं कि यूएनओ कितना मजबूत हो गया है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई कंट्री इसके अंदर जुड़ रही है। तो लास्ट सदस्य 2011 में जुड़ा था दक्षिणी सूडान। और इसका उद्देश्य क्या है यूएनओ का, तो इसका उद्देश्य है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रहना यूएनओ का काम है। तो यूएनओ को 6 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक है सामाजिक और आर्थिक परिषद, वहीं दूसरी है महासभा, तीसरी है न्यायिक परिषद, चौथी है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और सबसे इंपॉर्टेंट सुरक्षा परिषद, और 6th है सचिवालय। तो इन्हें ब्रीफली डिस्कस करने के लिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया महासभा। महासभा क्या है, सबसे प्रमुख अंग माना जाता है सुरक्षा परिषद के बाद, जिसमें कि 193 सदस्य हैं। जिस प्रकार की आपने देखा कि यूएनओ में भी 193 सदस्य हैं, तो हर एक सदस्य को यूएनओ का पार्ट होना पड़ता है। हर एक कंट्री के पास एक वोट होती है कि वो अपने लिए कितने में मेंबर्स लेके आ सकते हैं। जैसे इंडिया है, अपने साथ एक सदस्य को लेके जाए यूएनओ में, 2 या 3 या 4 कितने भी लेके जाए, लेकिन कोई भी वोटिंग होती है, जैसे कि महासचिव बनाने की हो गई, या फिर कोई बिल पास करना हो गया, तो वो उस एक कंट्री के पास एक ही वोट डालने का अधिकार होता है। सुरक्षा परिषद को सिफारिश दे सकता है, मतलब कि आप ये काम करो, ये काम करो, लेकिन सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, तो उसका मानने या ना मानने उस पर डिपेंड करता है। तो महासभा में 2-3 बहुमत से ही कुछ बिल वगैरह पास होते हैं या महासचिव बनाया जाता है। ठीक है, हैं सामाजिक और आर्थिक परिषद देखते हैं। सामाजिक और आर्थिक परिषद क्या होता है, जो कि कम इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जैसे कि वैसे तो इम्पोर्टेंट काम करता है ये, लेकिन कम इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में सब लोग जानते नहीं है। जैसे कि देश में भुखमरी हो गई, गरीबी हो गई, या फिर लोगों को शिक्षित कराना, समान अधिकार देना, ये किसका काम होता है, सामाजिक और आर्थिक परिषद का होता है। जिसके अंदर 54 मेंबर्स है, जो कि हर साल 18 सदस्य होते हैं उसके सामाजिक और आर्थिक परिषद के, वो हर साल रिटायर्ड होते हैं, जो कि इस प्रकार से उनकी सीटें डिवाइडेड है 54 की। जो 14 सीटें होती है वो अफ्रीका की होती है, 11 एशिया की होती है, 10 लैटिन अमेरिका की होती है, वही 13 सीटें पश्चिमी यूरोप की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो इसमें जुड़ी होती हैं, जैसे ILO हो गई, FAO हो गई, यूनेस्को हो गई, यूनिसेफ हो गई, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर आती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो सामाजिक और आर्थिक परिषद के अंदर आती है।
अब हम न्याय परिषद देखते हैं। न्याय परिषद क्या है? न्याय परिषद क्या करवाती है काम? जैसे कि उपनिवेश देश हो गए, उनको आजाद करवाने का काम न्याय परिषद का हो गया। तो सबसे लास्ट सदस्य कौन था? 1994 में न्याय परिषद में सबसे प्लाव एक देश है, उसको आजाद न्याय परिषद ने करवाया। लेकिन अब के टाइम इसकी इंपॉर्टेंट नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि अब कोई भी ऐसा कोई देश नहीं है जिसमें कोई उपनिवेश कर ले, ठीक है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस अब कम हो गई न्याय परिषद की। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका एक और इम्पोर्टेंट अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसमें कि 15 न्यायाधीश होते हैं, जो कि हर मतलब 9 साल के लिए चुने जाते हैं। एक न्यायाधीश 9 साल के लिए चुनाया जाता है, जो इसका हेडक्वार्टर हेग में है। जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या काम करती है? जैसे कि विवादों का समाधान करना, जैसे एक कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का झगड़ा हो गया, वो उसका सोल्यूशन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करवाएगी। तनाव को कम करती है कोई कंट्री, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वही मामले लाए जाते हैं जिसमें कि बहुत सारे जो लोग हैं वो उसमें समानता दिखाएं, इसलिए वही मामले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आते हैं। अब देखते हैं सचिवालय। सचिवालय क्या है? यूएनओ का काम अच्छी तरीके से चल सके, इसलिए सचिवालय की स्थापना की गई है। और जो सचिवालय का एक इम्पोर्टेंट हेड होता है, जो महासभा में चुना जाता है, मैंने आपको बताया। लेकिन वो महासभा में कैसे चुनाया जाता है? जो सुरक्षा परिषद ये तय करते हैं, इन 5 लोगों को अब की बार वोटिंग में डालेंगे और देखेंगे कौन सबसे विजय प्राप्त करेगा महासभा में। उसकी 2-3 बहुमत से जो पास कर लेता है वो महासचिव बन जाता है, जो 5 वर्षों के लिए चुनाया जाता है महासचिव। और इसका सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? वो न्यूयॉर्क के अंदर है। जो अब की बार महासचिव है, अब देखें तो 2021 में एंटोनियो गुटेरेस है, वो इस समय सचिवालय के महासचिव है अब, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स इस प्रकार डिवाइड है, 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। तो वो सदस्य देख लेते हैं, एक अमेरिका है, एक चीन है, वो तीसरा है रूस, चौथा है ब्रिटेन और 5वां है फ्रांस। ये 5 सदस्य हैं जो स्थायी सदस्य होते हैं, मतलब कि वो कभी भी हटते नहीं है, उनके पास वीटो पावर होते हैं। वीटो पावर मतलब निषेध अधिकार। जैसे कि कोई भी मामला चल रहा हो तो अमेरिका उसमें वीटो पावर का यूज करके उस मामले को वो वही वो आगे बढ़ेगा, यानी वो उधर ही खत्म हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वीटो पावर में सबसे ज्यादा यूज किसने किए हैं? तो रूस ने सबसे ज्यादा बार वीटो पावर का यूज किया है। और 10 सदस्य कौन होते हैं? जो कि अस्थायी होते हैं, मतलब उन्हें चुना जाता है, 2 वर्ष के लिए चुना जाता, और महासभा चुनती है उन सदस्य को, 2-3 बहुमत से बनाए जाते हैं 10 सदस्य। और मैं आपको बता देती हूँ, भारत आज तक भी अस्थायी मतलब सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं रहा है। अब हम देखते हैं सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्य क्यों होनी चाहिए। कुछ दावे हैं कि भारत को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए, उन 5 की तरह। क्यों मिलनी चाहिए? क्योंकि भारत है प्रारंभिक सदस्यों में से एक है। मैंने आपको बताया 51 में से भारत एक सदस्य था जो प्रारंभिक सदस्य है। और भारत की जो आबादी है आप देख सकते हो, दूसरा बड़ा देश है चीन के बाद। और भारत का जो निवास स्थान है वो 1.5 है, मतलब वो उसका एरिया है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट देखे तो चाइना के बाद। उसके साथ ही शांति प्रयासों में भी अपनी सेना कई बार भेजी है भारत ने। आप देखो कुवैत को आजाद कराने के लिए जब भी भारत ने अपनी सेना भेजी थी। और भारत लोकतांत्रिक बड़ा देश है। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज्यादा वोटिंग है हमारे देश में ही होती है, आपको पता है। और भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी तेजी से आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ता जा रहा है। आप देखो तो दिन पर दिन हमारे क्या है, आर्थिक शक्ति बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार यूएनओ में आपको पता है बजट देना पड़ता है, अच्छा बजट हम वो करते हैं, उसमें योगदान करते हैं। भारत के पास परमाणु बम भी है, इसलिए भी सुरक्षा परिषद का उसके स्थायी सदस्य होना चाहिए। मैंने बताया आपको क्षेत्रफल भी अच्छा है और आबादी भी बहुत है। और हम देखें तो कुछ एजेंसियां हैं उनमें भी हम योगदान देते हैं, जैसे कि शरणार्थी हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया, IMF हो गया, ये सारी चीजों में हम कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए भारत को स्थायी सदस्य मिलनी चाहिए। ये बड़ा क्वेश्चन है, आता है, आप इसको पॉइंट को 1 मिनट रीड कर लेना, आपको अच्छी तरीके से आ जाएंगे ये।
और अब देखते हैं यूएनओ में किस प्रकार से यूएनओ में लैंग्वेज यूज होते हैं। जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो यूज होते हैं, मतलब बोलने के लिए यूज होते हैं, जैसे अरेबिक हो गई, चाइनीज हो गई, इंग्लिश हो गई, फ्रेंच हो गई, रशियन हो गई और स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि बोली जाती हैं। लेकिन 2 वर्किंग लैंग्वेज, जो काम जिन 2 लैंग्वेज में होता है वो है फ्रेंच और इंग्लिश। लेकिन अब देखें तो पहले 5 ही लैंग्वेज थी यूएनओ में, लेकिन अब एक नई लैंग्वेज जुड़ गई है, वो अरेबिक है। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।